हेलो स्टूडेंट, मैं नीतीश चौहान आज फिर आप लोगों के सामने हिस्ट्री के चैप्टर 1 का द नेशनलिज्म इन यूरोप का आगे का वीडियो लेके आया हूँ। इससे पहले हम लोग देख चुके थे कि कैसे मिडिल क्लास लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और फेडरिक विलियम फोर्थ जो किंग ऑफ प्रूशिया था उसे साइन करवाने गए, लेकिन वो लोग मना कर दिए और ये जो किंग था प्रूशिया का वो अपने आर्मी की मदद से उनको कॉल्ड ऑफ कर दिया, उन लोगों को हटा दिया, भगा दिया। आज के इस वीडियो में हम लोग एक नया टॉपिक देखेंगे कि द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली, यानी कि जर्मनी और इटली जो है यूनिफाई कैसे हुआ, ठीक है, एक साथ कैसे आया। अब हम लोग बात करते हैं इन्हीं मिडिल क्लास का, ठीक है। तो मिडिल क्लास जब किंग ऑफ प्रूशिया मिडिल क्लास के बनाए गए कॉन्स्टिट्यूशन पे साइन नहीं किया तो मिडिल क्लास शांत तो नहीं बैठेंगे। उन्होंने क्या किया कि जितने भी लैंडलॉर्ड्स थे, ठीक है, जर्मनी के जितने भी लैंडलॉर्ड्स थे, वहाँ के लैंडलॉर्ड्स को जंकर्स ऑफ प्रूशिया कहा जाता है, ठीक है। तो वहाँ के जितने भी लैंडलॉर्ड्स थे उससे मदद मांगी कि आइए हमारे साथ हमको सपोर्ट कीजिए ताकि हम लोग जर्मनी को यूनिफाई कर सकें। अब मिडिल क्लास क्या किया ना कि सारा पावर हाथ में दे दिया जंकर्स के, जंकर्स मान गए, ठीक है। अब प्रूशिया ये जिम्मेवारी ले लिया कि हम अब जर्मनी को यूनिफाई करेंगे, ठीक है, और इसका लीडरशिप ले लिया इस मूवमेंट का। अब प्रूशिया बोला कि अब हम नेशनल यूनिफिकेशन अब हम करेंगे, अब आप लोग शांत रहिए, अब हम करेंगे, ठीक है। किसका यूनिफिकेशन? जर्मनी का। तो होता क्या है कि उस टाइम में जो प्रूशिया के चीफ मिनिस्टर थे उसका नाम था ऑटोमन बिस्मार्क, ठीक है, यही उस टाइम के प्रूशिया के चीफ मिनिस्टर थे। तो जितने भी जंकर्स थे यानी कि लैंडलॉर्ड्स, ऑटोमन बिस्मार्क और इसका मिलिट्री, ये सब मिलकर एक वॉर करते हैं। किसके साथ? फ्रेंच, ऑस्ट्रिया और डेनमार्क के साथ। ये वॉर 7 साल तक चलता है, ठीक है। और ये वॉर इसीलिए करते हैं क्योंकि ये फ्रेंच, ऑस्ट्रिया और डेनमार्क ही जर्मन स्पीकिंग रीजन पे कंट्रोल किए हुए था, ठीक है। इस वॉर का रिजल्ट क्या निकलता है कि प्रूशिया ये वॉर जीत जाता है और जर्मनी यहाँ पे यूनिफाई हो जाता है। और फाइनली 18 जनवरी 1871 को एक नया किंग फॉर्म होता है जिसका नाम होता है केसर विलियम वन। यहाँ तक हम लोग क्या देखें, जितने भी मिडिल क्लास हैं ये किसका सपोर्ट लिए? जंकर्स का, यानी कि लैंडलॉर्ड्स ऑफ प्रूशिया का। अब प्रूशिया अपने हाथ में जिम्मेवारी ले लिया कि हमको जर्मनी को यूनिफाई करना है। तो जितने भी जंकर्स थे, प्रूशिया का जो चीफ मिनिस्टर था ऑटोमन बिस्मार्क और मिलिट्री, वो सब एक वॉर लड़े। किसके साथ? फ्रेंच, ऑस्ट्रिया और डेनमार्क के साथ। ये वॉर कितने साल के लिए चला? 7 साल के लिए। इसका रिजल्ट क्या निकला कि प्रूशिया जीत गया और जर्मनी यूनिफाई हो गया। फाइनली 18 जनवरी 1871 को एक राजा बनता है, ठीक है, एक न्यू किंग बना जिसका नाम था केसर विलियम वन। केसर विलियम वन का मेन फोकस क्या था कि करेंसी में मॉडर्नाइज किया जाए, बैंकिंग को मॉडर्नाइज किया जाए, लीगल सिस्टम को और जुडिशियल सिस्टम को मॉडर्नाइज किया जाए, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग कि इटली को कैसे यूनिफाई किया जाता है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे ये इटली का एक मैप है, ठीक है, इटली का मैप है ये। तो लगभग अगर हम लोग 19वीं सेंचुरी का बात करें तो इटली लगभग 7 स्टेट में बटा हुआ था, ठीक है, जिसमें से ये 2 पार्ट आप देख रहे होंगे, सार्डिनिया, पायडामोंट है, ठीक है, जिसपे विक्टर इमैनुअल सेकंड रूल करते थे, वहाँ के राजा। ये दोनों पार्ट। ऊपर का अपर रीजन आप बात करें तो ऑस्ट्रिया हैब्सबर्ग कंट्रोल किए हुए था। मिडिल रीजन का बात करें तो पॉप कंट्रोल किए हुए था। और जो साउदर्न रीजन का बात करें तो बॉर्बन किंग ऑफ स्पेन कंट्रोल किए हुए थे, ठीक है। तो ये आप लोग को समझने में आसान हो जाएगा इस मैप से। ये रीजन सार्डिया पायडामोंट जो विक्टर इमैनुअल सेकंड कंट्रोल कर रहा था। ये वाला अपर रीजन, नॉर्थ वाला रीजन ऑस्ट्रिया हैब्सबर्ग, मिडिल रीजन पॉप और साउदर्न रीजन बॉर्बन किंग ऑफ स्पेन कंट्रोल कर रहा था। अब विक्टर इमैनुअल सेकंड के बारे में अगर हम लोग एक बात करें कि सिर्फ यही वो एक राजा थे जो सिर्फ और सिर्फ इटली बोला करते थे, ठीक है। ही वॉज एन इटालियन किंग, ये एक इटालियन किंग थे, ठीक है। अब आइए देखते हैं हम लोग इटली को कैसे यूनिफाई किया गया। तो आप लोग प्रीवियस वीडियो में पढ़े थे गुसिपी मजीनी के बारे में। गुसिपी मजीनी भी इटली को ना यूनिफाई करने का बहुत कोशिश किया। इसके लिए एक ये
सीक्रेट सोसाइटी भी बनाया था जिसका नाम था यंग इटली, लेकिन बेचारा फेल हो गया। अब जब गुसिपी मजीनी फेल हुआ तो सार्डिनिया पायडामोंट के जो राजा थे, ठीक है, राजा कौन थे? इमैनुअल सेकंड, विक्टर इमैनुअल सेकंड, इन्होंने अपने हाथ में जिम्मा ले लिया कि अब हम करेंगे इटली को यूनिफाई, ठीक है। और इसके लिए अपने चीफ मिनिस्टर को ये बुलाया जिसका नाम था काउंट कैवोर, ठीक है। और 1859 में कैवोर और फ्रांस मिलकर एक वॉर लड़ते हैं, और वॉर में इन्होंने जो अपर रीजन था यानी नॉर्थ का रीजन था जिसको ऑस्ट्रिया हैब्सबर्ग कैप्चर किए हुए था, उसको इन्होंने कैप्चर कर लिया, ठीक है। इसके बाद अब आता है बात साउदर्न रीजन का। तो ये जो कैवोर थे चीफ मिनिस्टर, ये एक व्यक्ति का हेल्प लेते हैं जिसका नाम था गुसिपी गारिबल्डी। अब ये जो व्यक्ति था ना, ये अपने में एक पावरफुल था, इसका खुद का आर्मी था, ठीक है, और बहुत बड़ा आर्मी था इसका। अब ये कैवोर इसी का हेल्प लिया और एक फाइट लड़ा 1860 में, और इस फाइट में इन लोगों ने साउदर्न रीजन को कैप्चर कर लिया, स्पेन से छीन लिया। तो जब पॉप देखा कि साउदर्न रीजन के जो लोग हैं इतने पावरफुल होके हार गए, ऑस्ट्रिया हैब्सबर्ग हार गया, तो हम तो छोटा सा है, तो वो खुद के डर के मारे सरेंडर कर दिया, और फाइनली इटली भी यूनिफाई हो गया, और 1861 में विक्टर इमैनुअल को डिक्लेयर कर दिया गया इटली का किंग। यहां तक का बात समझ में आया कि इटली और जर्मनी को कैसे यूनिफाई किया गया। अब एक केस आता है कि ब्रिटेन का तो अपना ही एक स्ट्रेंज अलग केस है इसमें, ठीक है। ब्रिटेन को भी यूनिफाई किया गया, लेकिन इसको यूनिफाई करने का जो प्रोसेस था ये बहुत लंबा प्रोसेस था। जैसा कि आप लोग को दिख रहा होगा ब्रिटेन का मैप, ये वाला जितना भी रीजन था इसको स्कॉटलैंड कैप्चर किए हुए था और स्कॉटिश लोग रहते थे इसमें। ये वाला रीजन इंग्लैंड कैप्चर किए हुए था, इंग्लिश बोलते थे। ये वाले रीजन वेल्स कैप्चर किए हुए था, और ये वाला रीजन आयरलैंड कैप्चर किए हुए था। ब्रिटेन का अगर हम लोग बात करें तो उस टाइम में ब्रिटेन एक बहुत ही डाइवर्सिफाइड कंट्री था, ठीक है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि स्कॉटलैंड भी है, इंग्लैंड भी है, वेल्स भी है, आयरलैंड भी है, ये सब, ठीक है। लेकिन 1535 में ये जो वेल्स है ना, ये पूरा इंग्लैंड के साथ मिल गया, ये इंग्लैंड का एक पार्ट हो गया 1535 में, ठीक है। तो जब ये वेल्स इंग्लैंड का पार्ट हुआ तो यहाँ पे देखने को मिला कि इंग्लैंड सबसे ज़्यादा रीजन को, सबसे बड़े रीजन को कैप्चर किए हुए था, ठीक है। तो होता क्या है कि 1688 में जो इंग्लिश पार्लियामेंट है ना, ये उस टाइम में यहाँ पे जो बात किए थे हम लोग, इस टाइम में यहाँ पे पहले मोनार्की सिस्टम था यहाँ पे पूरा, ठीक है। लेकिन 1688 में इंग्लिश पार्लियामेंट जो है ना, मोनार्की से पूरा पावर सीज कर लेता है, ठीक है, पूरा छीन लेता है। 1707 में यूं समझो कि एक पैक्ट साइन होता है जिसका नाम पड़ता है एक्ट ऑफ यूनियन। किसके बीच में? इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में। इंग्लैंड मतलब थोड़ा सा लालच दिया स्कॉटलैंड को कि हमारे साथ मिल जाइए, हम आपका ख्याल रखेंगे, हम आपके बारे में लोगों को अपलिफ्ट करेंगे, डेवलपमेंट लाएंगे, ये सब पूरा एकदम लोग लालच दिया, जिसके कारण एक एक्ट साइन हुआ, एक पैक्ट साइन हुआ, एक्ट ऑफ यूनियन इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में। अब जब एक्ट साइन हो गया तब आप देखिए कि अब ये पूरा पार्ट क्या हो गया? इंग्लैंड के कब्जे में। इस पूरे पार्ट को नाम दिया गया यूनाइटेड किंगडम। इस पूरे पार्ट को क्या नाम दिया गया? यूनाइटेड किंगडम। लेकिन इंग्लैंड तो वादा तो किया था स्कॉटलैंड के साथ, लेकिन कुछ दिन के बाद इंग्लैंड जो है ना, स्कॉटलैंड के लोगों को डोमिनेट करने लगा कि आप लोग को स्कॉटिश नहीं बोलना है, आप लोग को मेरे अनुकूल चलना है, इंग्लिश बोलना है, ठीक है। पूरा डोमिनेट करने लगा, पूरा पावर में ले लिया, ठीक है। ऐसा ही सेम सिचुएशन हुआ आयरलैंड के साथ। यहाँ पे दो टाइप्स के लोग रहते थे, एक थे कैथोलिक्स, एक थे प्रोटेस्टेंट्स, ठीक है। एक थे कौन? कैथोलिक्स, एक थे प्रोटेस्टेंट्स। अब ये कैथोलिक्स मेजॉरिटी में थे, प्रोटेस्टेंट्स माइनॉरिटी में थे। कैथोलिक्स वो लोग थे जो चर्चेज, मतलब यूँ कहो जो चर्चेज सब होते थे उनको कैथोलिक्स करते थे, मेंबर ऑफ चर्चेज।
अब प्रोटेस्टेंट्स वो लोग होते थे जो इन चर्चेज के खिलाफ बोला करते थे। तो ये दोनों में ना हमेशा शुरू से ही फाइट चलते आ रहा था, ठीक है। अब इन दोनों के फाइट का फायदा उठाता है इंग्लैंड। इंग्लैंड प्रोटेस्टेंट को सपोर्ट कर देता है, ठीक है। अब जब इंग्लैंड प्रोटेस्टेंट को सपोर्ट करता है तो कैथोलिक्स ये चीज़ देख के शांत तो नहीं रहेगा, तो कैथोलिक क्या किया, एक रिवॉल्ट शुरू कर दिया, ठीक है। और इस रिवॉल्ट के लिए एक बहुत ही फेमस आदमी आया जिसका नाम था वुल्फ टॉन, ठीक है। ये रिवॉल्ट शुरू किया था 1978 में, ठीक है, लेकिन इसको सप्रेस कर दिया गया ब्रिटेन के द्वारा, ठीक है। और लास्टली 1801 में आयरलैंड को फोर्सफुली ब्रिटिश अपने कैप्चर में ले लिया। अब सोचिए उतना बड़ा ब्रिटेन, पूरा स्कॉटलैंड, वेल्स, आयरलैंड, सबको इंग्लैंड कैप्चर में ले लिया। पूरा इंग्लैंड ब्रिटेन पे कहे तो पूरा ब्रिटिश का ही पावर आ गया था। आने के बाद ब्रिटिश कुछ चेंजेस लाता है ब्रिटिश नेशन में, कि वहाँ पे एक ब्रिटिश फ्लैग लाया, नेशनल एंथम लाया, इंग्लिश लैंग्वेज लाया, ये सारा पूरा चेंजेस कर दिया वहाँ पे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विजुअलाइजिंग द नेशन। अब लोग जो है ना नेशन को कैसे विजुअलाइज करते थे, तो नेशन का मानना, वो लोग ना नेशन को ना एक फीमेल की तरह विजुअलाइज करते थे, फीमेल फिगर, और इस फीमेल फिगर को एलेगरी कहा जाता है, एलिगोरी, ठीक है। यानी कि अभी भी हम लोग जाने तो भारत माता हम लोग कहते हैं, ठीक है, एक फीमेल फिगर कहते हैं, उसी को हम लोग एलेगरी कहते हैं। The female form that was chosen to personify the nation didn't stand for any particular woman। मतलब यहाँ पे जो फीमेल वर्ड लाया गया है ना, जिससे पर्सोनिफाई किया गया है नेशन को, जिससे नेशन को दिखाया गया है, वो कोई पर्टिकुलर वुमेन के बारे में नहीं बताया गया है, ठीक है, या कोई रियल लाइफ में कोई ऐसी कोई वुमेन नहीं थी, वो बस एक पर्सोनिफिकेशन दिखाया गया है। बस माना गया है कि हमारा जो नेशन है वो एक फीमेल है, ठीक है। इन फ्रांस में अगर बात करें तो फ्रांस में एलेगरी क्या था, क्रिस्टेंट था, ठीक है, जिसका नाम था मेराइनी, ठीक है, मेराइनी। जर्मनी में बात करें तो जर्मेनिया, ये एलेगरी था। तो यहां से ये तीन चीज इंपॉर्टेंट होता है कि एलेगरी क्या होता है, फ्रांस का एलेगरी मेराइन, जर्मनी का एलेगरी जर्मेनिया, ठीक है, ये सब फीमेल फिगर था। अब आते हैं हम लोग नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म। एंड ऑफ द 19th सेंचुरी खत्म होते होते नेशनलिज्म धीरे धीरे इंपीरियलिज्म में कन्वर्ट हो गया, यानी देशभक्ति धीरे धीरे साम्राज्यवाद में कन्वर्ट हो गया। इंपीरियलिज्म मतलब क्या होता है, एक लार्ज नेशन जिसको अ लार्ज नेशन बिगिंस टू ऑक्युपाई स्मॉलर नेशंस टू एक्सपैंड। जब देखो इंपीरियलिज्म कब कहते हैं, जब एक छोटा कंट्री, छोटा नेशन बड़े बड़े नेशंस को कैप्चर करना शुरू कर देता है और अपने टेरिटरी और पावर को एक्सपैंड करने लगता है, तब उस सिचुएशन को हम लोग इंपीरियलिज्म कहते हैं। समझ में आया ये चीज़, क्या बताएं हम, कि जब एक छोटा सा नेशन बड़े बड़े नेशंस को ऑक्युपाई कर लेता है और अपने टेरिटरी और पावर को एक्सपैंड करने लगता है, तब उसी को हम लोग क्या कहेंगे, ठीक है, इंपीरियलिज्म कहेंगे, यानी साम्राज्यवाद। समझ में आया ये चीज़। अब यहाँ पे हम लोग एक केस स्टडी पढ़ेंगे बाल्कन्स रीजन का, ठीक है। बाल्कन्स रीजन क्या थे ये आप लोग हमको कमेंट करके बताइए, और नहीं पता है तो मेरे प्रीवियस वीडियो में देखिए। तो बाल्कन रीजन का अगर हम लोग बात करें तो शुरुआत में ये जो रीजन था ना, ये ऑटोमन एम्पायर का पार्ट था, ठीक है। और ज्योग्राफिकली देखें तो ये बहुत ही बड़ा रीजन था, और इसमें एथनिक वेरिएशंस बहुत था, एथनिसिटी बहुत ज़्यादा थे। इसमें मॉडर्न डे में अगर बात करें कि कौन कौन सा पार्ट आता था, तो रोमानिया आता था, बुल्गारिया आता था, अल्बानिया, ग्रीस, इसके अलावा बहुत सारे देश आते थे। लेकिन जब ऑटोमन एम्पायर का डिसइंटीग्रेशन हुआ, यानी ऑटोमन एम्पायर पार्ट बाय पार्ट टूट गया, तो धीरे धीरे ये जो बाल्कन्स थे ये सब छोटे छोटे स्टेट्स में टूटने लगे, ठीक है, और अपने आप को इंडिपेंडेंस घोषित कर दिए। समझ में आया ये चीज़। जब ऑटोमन एम्पायर डिसइंटीग्रेट हुआ तो बाल्कन्स क्या किए, जितने भी बाल्कन स्टेट्स थे छोटे छोटे स्टेट्स में टूटने लगे, और खुद ब खुद अपने ही वो कंट्रोल करते थे और अपने आप को वो लोग इंडिपेंडेंस घोषित कर दिए। अब सब जितने भी स्टेट थे ना, सब एक दूसरे से जेलस होते रहते थे और चाहते थे कि हम उस पर कैप्चर कर लें। तो हम, कोई चाहता था कि बुल्गारिया चाहता था हम इसको कैप्चर कर लें, तो कोई
उसको कैप्चर कर ले, सब आपस में लड़ते रहता था एक दूसरे को कैप्चर करने के लिए, जिसके कारण बाल्कन्स रीजन में बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट देखने को मिला। इधर बात करें हम लोग एक साइड की रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया हंगरी, ये सब चाह रहा था कि हम इन बाल्कन्स कंट्री को कैप्चर कर लें, कंट्रोल कर लें, जिसके कारण इन सब के बीच में ना एक वॉर होता है, एक सीरीज ऑफ वॉर होता है, ठीक है। और यही सीरीज ऑफ वॉर धीरे धीरे रूप ले लेता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का। अब आप लोग हमको कमेंट में बताइएगा कि ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ था, एकदम एग्जैक्ट डेट, और किन के बीच में हुआ था, ठीक है। ये आप लोग हमको कमेंट में बताइए, और ये चैप्टर हुआ आपका समाप्त, ठीक है। बाकी जो भी था नोट्स आपका सब इसमें दिया हुआ है, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, ठीक है, और शेयर कीजिए, और रिवीजन करिए इस नोट से, ठीक है।